हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए LCR सर्किट पार्ट 6 आपका अच्छी तरह से तैयार हो गया होगा। LCR रिजोनेंस सर्किट आज गजब का पढ़ लिए होंगे, पूरी थ्योरी तैयार हो गई होगी। अब जहाँ तक हो चुका है ठीक उसके आगे मीन्स कि अल्टरनेटिव करंट पार्ट 7, अल्टरनेटिव करंट पार्ट 7 P100 फिजिक्स में SDP सर। क्लियर? मैं SDP सर, वही SDP सर जिन्होंने कई हज़ार डॉक्टर्स बनाया है, नीट में क्वालिफाई कराया, वो SDP सर। क्लियर? अभी तक हम लोग ऑफलाइन में थे, अब पहली बार आए हुए हैं ऑनलाइन में। आप यू आर लकी। चलिए तो आइए देखा जाए क्या है इसके आगे। तो वहाँ तक जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो LCR रिजोनेंस सर्किट होती है वह कैसी होती है, सब कुछ डिटेल जस्ट ये पार्ट 7 है। पार्ट 6 में आप अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे। पार्ट 6 पढ़ने के बाद ही इस पार्ट को पढ़िएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो LCR सीरीज रिजोनेंस सर्किट थी वह किस तरह से यूज हो रही थी, क्या क्या उसका यूज था? रिसीवर में यूज हो रही थी। क्लियर? रिसीवर में यूज हो रही थी। और वह और क्या उसको हो रहा था? रिसीवर कहीं पर भी जहाँ जहाँ रिसीवर होता है, जहाँ जहाँ कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ जहाँ रिसीवर होता है वहाँ वहाँ वह सर्किट यूज होती है। यानी कि हमेशा ही रिसीवर में सर्किट यूज होती है। कौन सी? सीरीज LCR रिजोनेंस सर्किट। रिसीवर में हमेशा वह बार बार यूज होती है। क्लियर? जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि यह एक कोई रिसीवर है, एंटीना है इसका। क्लियर? यह कोई एक एंटीना है, एक एंटीना है। देखिए यहाँ एक इंडक्टर कॉइल लग जाता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा देते हैं, एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा देते हैं ना। तो ये होता है। और यहाँ पर ट्रांसफार्मर की करोड़ लगा देते हैं और इसकी अर्थिंग कर देते हैं। और ये वेरिएबल कैपेसिटर्स होते हैं, है ना। तो ये बोलते हैं इसको बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर होता है रिसीवर। वेरिएबल कैपेसिटर। और एक कौन सा सर्किट है? रिसीवर सर्किट। तो दिस इज द रिसीवर सर्किट। तो इसमें कौन से सर्किट में यूज होती है? LCR सर्किट इसमें यूज होती है ना। LCR सर्किट इसमें यूज होती है। रजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, एक रजिस्टेंस भी लगा दीजिए यहाँ पर। और ये सर्किट यूज होती है रिसीवर में। क्लियर? ये सर्किट मेनली किसका काम करती है तो हम लोग देखे हैं, अभी पूरा सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो देखा गया हम लोग यह कि यह वोल्टेज एम्पलीफायर का काम करती है। ये सर्किट वोल्टेज एम्पलीफायर। तो LCR सीरीज रिजोनेंस सर्किट किसके जैसा काम करती है? वोल्टेज एम्पलीफायर है यह वोल्टेज एम्पलीफायर का काम करती है सर्किट। क्लियर हो गया? चलिए तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, पीछे हो चुका है। पार्ट नंबर 6 में आप अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। आइए तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल अभी सॉल्व किया जाएगा। थ्योरी में जो भी कुछ बचा हुआ है पहले उसको पूरा कर लिया जाए। तो थ्योरी में लगभग मैक्सिमम हो चुका है। अब 1-2 वीडियो और होंगे थ्योरी में, 1 से 2 और होंगे। तो पूरी थ्योरी होने के बाद में तब फिर सब न्यूमेरिकल एक ही बार स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो खूब अच्छी तरह से पढ़िए इसको, ठीक। ओके, अब आ जाइए। अब है हम लोगों का टॉपिक कौन सा? अब है टॉपिक हम लोगों का कौन सा टॉपिक? LCR पैरेलल रिजोनेंस सर्किट। चलिए तो इसको हटा दें, बना लीजिएगा। रिसीवर में कैसे काम करता मैं डायग्राम दिखाया हूँ उसका। LCR पैरेलल रिजोनेंस सर्किट। LCR पैरेलल रिजोनेंस सर्किट। तो हेडिंग LCR पैरेलल रिजोनेंस
तो LCR पैरेलल सर्किट केवल कर दीजिए, मैं क्यों रिजोनेंस का शब्द नहीं लिखना चाह रहा हूँ, चलिए क्यों अभी बता रहा हूँ। LCR पैरेलल सर्किट, हाँ रीजन क्या है, यह पैरेलल रिजोनेंस नहीं है, ये क्या है, ये इसका नाम है ना एंटी रिजोनेंस सर्किट। पहला पॉइंट, इसका नाम है एंटी रिजोनेंस सर्किट, ये एंटी रिजोनेंस सर्किट है ना, यानी कि वहाँ पर काम कर रहा था वह एक्सेप्टर का, वो काम कर रहा था एक्सेप्टर का, और ये किसका काम करता है, हाँ बिल्कुल ठीक उसी का उल्टा, ये काम करता है रिजेक्टर सर्किट, रिजेक्टर सर्किट, ये रिजेक्टर सर्किट का काम करता है। ठीक, कैसे करता है मैं अभी बता रहा हूँ। रिजेक्टर सर्किट मीन्स नंबर 3, ये काम करता है फिल्टर सर्किट का, फिल्टर सर्किट, ये किसका काम करता है, यह फिल्टर सर्किट का काम करता है। ओके, तो फिल्टर सर्किट, रिजेक्टर सर्किट, एंटी रिजोनेंस सर्किट, एंटी रिजोनेंस सर्किट है ना, एंटी रिजोनेंस सर्किट का काम करता है यह। चलिए नंबर 4 पर आ जाइए, और कुछ इसके लिए LRC सर्किट, LCR सर्किट, पैरेलल सर्किट, तो और इसे किसका काम करता है, हाँ अब इसका यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक उसी का उल्टा, जो भी कुछ है उसका उल्टा बोलते चले जाइए। वह काम कर रहा था रिसीवर में, ये काम करता है ट्रांसमीटर में। क्लियर, तो देखिए, तो वह रिसीवर में काम कर रहा था, ये ट्रांसमीटर में काम करता है, तो ये ट्रांसमीटर में काम करता है ये ना, तो ट्रांसमीटर सर्किट में, ट्रांसमीटर में यूजेज इन ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर ना, ट्रांसमीटर सर्किट में काम करता है ये ट्रांसमीटर सर्किट का मेन पार्ट होता है यह ना, जहाँ पर सिग्नल भेजने होते हैं तब हम इसको यूज़ करते हैं, जब रिसीव करना होता है, जिसको रिसीव करना होता है उसको सीरीज LCR सीरीज रिजोनेंस सर्किट यूज़ करते हैं, वहाँ पर जहाँ भेजना होता है वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। हो गया, चलिए तो ये तो इतने इसके यूज हैं। हाँ, और एक बात और, ये बात और क्या, वह एम्पलीफायर की तरह से काम कर रहा था ना, एम्पलीफायर यानी कि वोल्टेज ऐसे मीन्स कि जितना आप वोल्टेज लगाए हुए हैं, तो देखिए जब यह सीरीज था तो सीरीज रिजोनेंस, तो सीरीज रिजोनेंस के केस में मैंने देखा है कि VL का मान ना, VL का मान V0 से ज़्यादा हो सकता था, VC का मान V0 से ज़्यादा हो सकता था, ये दोनों ही केसेस पॉसिबल थे, ये दोनों ही केसेस पॉसिबल थे, और इसलिए यही रीज़न था कि क्यों इसको वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। किसको, इसको सीरीज रिजोनेंस, सीरीज LCR रिजोनेंस सर्किट को हम वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। ये सारी बातें बता चुका हूँ, पीछे भी नोट करिए, फास्ट नोट करते जाइए। तो इसको कहते हैं, लेकिन इसको क्या कहते हैं, तो नंबर 5 पर लिखिए, इसको क्या कहते हैं भाई, तो जस्ट उसी का उल्टा ना, जस्ट उसी का उल्टा कि पैरेलल LCR सर्किट वर्क्स एज क्या करंट एम्पलीफायर, करंट, हाँ वर्क्स एज करंट एम्पलीफायर, वर्क्स एज करंट एम्पलीफायर की तरह से काम करता है। ओके, देखिए तो वर्क्स एज करंट एम्पलीफायर, नोट द पॉइंट, इट वर्क्स एज करंट एम्पलीफायर, इट वर्क्स एज करंट एम्पलीफायर। पहुंच गए यहाँ तक? आइए अब इसका देखा जाए कि सर्किट इसका कैसा होता है, ये बना कैसा होता है, इसका सर्किट कैसा होता है, और क्या मेन बातें होती हैं, चलिए देखते हैं। हो गया, चलिए अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब LCR पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का डायग्राम,
चलिए आइए देखा जाए इसका डायग्राम क्या होगा। तो पैरेलल LCR पैरेलल LCR सर्किट। चलिए इसका डायग्राम कैसे होगा। एक यहाँ पर ले लिया जाए रेजिस्टेंस, इंडक्टर कॉइल पैरेलल में है दोनों, रेजिस्टेंस एक कैपेसिटर। ये है डायग्राम इसका। जो अप्लाइड वोल्टेज है पैरेलल में है तो अप्लाइड वोल्टेज AC R रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कोई एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, C ये L। जो भी यहाँ पर वोल्टेज होगा, जो भी आप जानते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज है, अब यहाँ वोल्टेज इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, क्योंकि जो भी वोल्टेज है V = V0 sin ωt है ना। तो जो भी आपने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो नाउ जानते हैं कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज नहीं इंपॉर्टेंट होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, करंट। यही रीजन था कि यह करंट एम्पलीफायर का तरह से काम करता है। इट वर्क्स एज करंट एम्पलीफायर। इट्स वर्क्स एज करंट एम्पलीफायर ना। यही रीजन था कि ये करंट एम्पलीफायर का काम करता है। सपोज करिए कि इस ब्रांच में करंट बह रही है I1 और इसमें करंट बह रही है I2। सपोज दैट ये बह रही है ना। मेन करंट क्या होगी, तो जानते हैं कि मेन करंट क्या होगी। मेन करंट सपोज करिए I = I0 ना साइन ωt प्लस डेल्टा फाई होगी। ये मेन करंट है। अब इन दोनों ब्रांच में जो करंट होगी, इसमें जो करंट बहने वाली है I1, एक्चुअली ये IL है। हम इसको क्या ले सकते हैं, IL ले सकते हैं। इसमें जो करंट बहने वाली है हम इसको क्या ले सकते हैं, IC ले सकते हैं। अब आप जानते हैं कि यह AC है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं पीछे, हाँ सब सिस्टमेटिक पढ़ते जाना है, तभी आगे सब कुछ मिल जाएगा बेटा पढ़ने में, सब स्टेप बाय स्टेप सब कुछ ना। हाँ तो फिजिक्स P100 फिजिक्स मैथ्स DP सर। ओके, तो आपका 0 से लेकर के उस लेवल तक आपको मैं पहुंचाऊंगा, चाहे आपका IIT हो या चाहे आपका नीट हो, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो। क्लियर। तो 0 से लेकर के आप फिजिक्स कुछ भी नहीं जानते, 0 है आपकी फिजिक्स, नो प्रॉब्लम। यदि इंडिया के टॉपर हैं तो नो प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि मैं चैप्टर को 0 से स्टार्ट करता हूँ, पहुँचाता हूँ उस लेवल तक जहाँ तक आपको ज़रूरत है, उससे थोड़ा आगे तक, इससे ज़्यादा आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अपने कंपटीशन का उद्देश्य क्या है, बोर्ड एग्जाम में टॉप नंबर लाना, इसके बाद में नीट को क्वालिफाई करना, IIT को क्वालिफाई करना, या NDA के हैं तो NDA को क्वालिफाई करना। मेन टारगेट आपका यही है, और हम लोग इस लेवल से थोड़ा आगे तक पढ़ते हैं। फिलहाल कम ऑन द पॉइंट, इट वर्क्स एज करंट एम्पलीफायर। क्लियर। अब जैसा दिखेगा, जबकि वहाँ पर क्या था, वो वोल्टेज एम्पलीफायर था, और ये करंट एम्पलीफायर है। और इसीलिए कैसा काम करता है, ये रिजेक्टर सर्किट है ना, ये रिजेक्टर सर्किट है। दिस इज द रिजेक्टर सर्किट। और क्या मेन पॉइंट है, रिजेक्टर सर्किट मीन्स कि फिल्टर सर्किट है। हाँ, फिल्टर सर्किट। अब जब ये सब नाम ही है, देखिए करंट एम्पलीफायर, तो जब ये सब नाम ही है करंट एम्पलीफायर, इसका मतलब कि करंट को एम्पलीफाई करेगा। जब नाम ही है करंट एम्पलीफायर तो इसका मतलब करंट को एम्पलीफाई करेगा। ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट IC की हम बात कर रहे थे, तो IC तो जानते हैं कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को यह ब्लॉक करता है, DC को ब्लॉक करता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर यहाँ पर चाहें तो एक लाइन लिख दें कि कैपेसिटर ब्लॉक DC बट बाईपास AC। तो जो कैपेसिटर होता है ब्लॉक DC बट बाईपास AC। AC को ये बाईपास करता है और DC को ये ब्लॉक कर देता है। ये इसकी टेंडेंसी होती है, ये इसकी खासियत होती है। ओके, चलिए अब आ जाए इसका फेजर डायग्राम इसका कैसे होता है। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेजर डायग्राम इसका। तो चलिए देखते हैं फेजर डायग्राम कैसे होगा इसका। सपोज करिए कि यह मेन करंट है I। सपोज करिए कि यह है मेन करंट I है। ठीक, और
यहाँ पर ये आई है दोनों साइड में, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ये मेन करंट फ्लो कर रही है। तो इसका IL और IC ये करंट है, सपोज दैट I1 मीन्स कि IL है यह, और ए करंट है कौन सी, IC, ए करंट है IC। क्लियर? दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होगा कुछ। अब यहाँ पर हाँ, क्योंकि R के साथ R है ना, तो R है जिसे 90 नहीं होगा, तो यहाँ पर कुछ फेज डिफरेंस होगा। तो कुछ फेज डिफरेंस होगा, सपोज करें कि ये ∅1 है और सपोज किया जाए कि ये ∅2 है, कुछ भी मान लीजिए कि ∅2 मान लिया जाए। इन दोनों के बीच IL एंड IC के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, तो ये IL एंड IC के बीच का फेज डिफरेंस ये है ना, ये दोनों के बीच का ये फेज डिफरेंस है। यदि ध्यान दीजिएगा कि यदि R न होता, यदि R न होता तो ये फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच का ना 90 डिग्री होता, π/2 होता। तो चूंकि R 0 है नहीं, इसलिए 90 के करीब होगा बट नॉट 0। तो ये फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू, तो आप कहेंगे कि डेल्टा फाई बराबर लगभग कितना है, तो डेल्टा फाई का बराबर लगभग अप्रॉक्स π/2 होगा ना। तो देखिए H R डिक्रीजेज, एज R डिक्रीजेज, जैसे जैसे R का मान घटेगा, तो एज R डिक्रीजेज, तो जब R का मान घटेगा ना, तो इसकी जो फेज डिफरेंस होगा, तो डेल्टा फाई बिटवीन IL एंड IC अप्रोचेज ना, क्या लिखेंगे, अप्रॉक्स, यानी कि लगभग, ऐसे लगभग अप्रॉक्स π/2 के अप्रॉक्स पहुंचेगा, अप्रोचेज टू π/2। और तब फिर क्या होगा, π/2 जब फेज डिफरेंस होगा तब क्या होगा, तब आप कहेंगे कि यदि कंसीडर किया जाए कि R इज मच लेस, यदि R इज मच लेस, तो फिर कहेंगे आप कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। चलिए ये नोट कर लिया है आपने पॉइंट, नोट करिए, नोट फास्ट, हाँ जल्दी से नोट करिए उसको पूरा। कर लिया? चलिए जल्दी नोट करिए इसको फास्ट। हाँ ये हटा दें, मिटा दे बेटा। तो इट वर्क्स एज द सर्किट एम्पलीफायर, रिजेक्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट, कैपेसिटर ब्लॉक DC बट बाईपास AC। ओके चलिए हटा दिया जाए इसको। देखिए हाँ, तो अब मैं कहूँ कि एट एनी टाइम लेट अस कंसीडर R इज मच लेस, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट I। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि IL का मान IC से ज़्यादा, I से मेन करंट से ज़्यादा हो? हाँ अवश्य होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जो IC है वो इससे ज़्यादा हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये दोनों ही वैल्यू इससे ज़्यादा हो सकती हैं। तो जो मेन करंट होती है, जो मेन करंट I था, रिजल्टेंट करंट कितना होगी, तो रिजल्टेंट करंट देखिए, तो रिजल्टेंट करंट क्या होगी, तो रिजल्टेंट करंट की वैल्यू निकाला जाए I बराबर, तो कितना हो जाएगा, देखिए माइंड हियर क्या, IL स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर, प्रोवाइडेड डेल्टा फाई का मान कितना हो जाए 90 डिग्री। यदि ऐसा नहीं है, ऐसा कब होगा, जब R का मान बहुत ही कम होगा, R विल बी वेरी स्मॉल, तो रिजल्टेंट विल बी सो मच। अच्छा अब जरा सोचिए कि यदि लेट डेल्टा फाई इक्वल टू नॉट π/2, यदि ऐसा ना हो तब क्या होगा, तब कहेंगे कि I की वैल्यू कितनी होगी, तब क्लियर। तब देखिए I की वैल्यू कितनी होगी, तब I की वैल्यू होगी √ क्या, IL स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर प्लस 2 IL IC इंटू कॉस डेल्टा फाई। तो यहाँ से ऐसे इसको निकाल लेंगे। ओके चलिए अब हाँ, अब दूसरी बात, मैं यदि कहूँ कि यहाँ पर फाई का मान कितना होगा, तो क्या कहिएगा, देखिए फाई का मान कितना होगा, तो फाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करिएगा, 10 ∅1 इक्वल टू क्या हाँ 10, हाँ ये क्या हो जाएगा, ये मेन वैल्यू, क्लियर, बाई दिस
तो आप यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं फाई की वैल्यू। तो 10 फाई का मान यहाँ से निकल जाएगा। और हाँ, और यदि यहाँ पर देखा जाए कि इम्पीडेंस कितना है, तो इसका इम्पीडेंस कितना होगा, इस सर्किट का इम्पीडेंस, इस सर्किट का इम्पीडेंस से देखा जाए तो इम्पीडेंस कितना होगा। इम्पीडेंस इसका आप जानते ही हैं कि क्या हो जाएगा, इस सर्किट का यदि Z1 मैं कहूँ कितना है तो आप कहेंगे कि R प्लस क्या XL। और इसमें कितना है, इसमें कितना है इस वाले का, तो यहाँ पर कहेंगे कि Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस और XC। तो Z2 और Z1 क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग 10 फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, अब जरा देखिए, मान लीजिए आई है और हमको हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं, तो हम लोग मान लीजिए मेन करंट यहाँ पर IL यहाँ पर है, तो 10 के बजाय हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, या तो इसको रिएक्टेंस से फॉर्म लिखेंगे तो 10 आ जाएगा, अदरवाइज मैं सीधे यहाँ से साइन और कास्ट से निकाल देते हैं आप। चलिए अब जरा देखिएगा, ये हाइपोटेनस है ना, तो यदि मैं कहूँ कि ये फाई क्या होगा, तो चलिए क्या हो जाएगा, देखिए ये बेस है, बेस है बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स कि cos फाई 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos फाई 1 बराबर क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स आई अपॉन क्या IL। ऐसे ही cos फाई 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए cos फाई 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो cos फाई 2 बराबर आप लिख सकते हैं आई अपॉन IC है, लिख सकते हैं। चलिए, तो फाई 1 बराबर कितना हो गया, cos इनवर्स आई अपॉन IL, और फाई 2 इक्वल टू cos इनवर्स और क्या भाई आई अपॉन IC। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये है क्या, पैरेलल रिजोनेंस सर्किट, क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल रिजोनेंस सर्किट। हाँ, एनसीईआरटी की बुक में आपको पैरेलल रिजोनेंस सर्किट नहीं दी हुई है, एनसीईआरटी की बुक में ये दिया नहीं है, इससे विषय में कुछ भी नहीं दिया हुआ आपके एनसीईआरटी की बुक में। तो क्या पढ़ा नहीं जाएगा, पढ़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उसमें है केवल वही आएगा, रिजोनेंस सर्किट में ये भी आता है, लेकिन ये रिजोनेंस नहीं है बल्कि क्या है, वो एंटी रिजोनेंस सर्किट है। तो दिस इज द एंटी रिजोनेंस सर्किट, नोट ऑल द पॉइंट्स। हाँ, अब देखा जाए और इसमें क्या बेटा, क्वालिटी फैक्टर वगैरह सब कुछ पीछे हो चुका है। हो गया बेटा, चलिए। अब जब Z1 का मान यदि हम लोग को निकालना हो और Z2 का मान निकालना हो, तो याद है कैसे निकालते हैं, फार्मूला याद है बेटा ना, Z कैसे निकालते हो, चलो निकाल दो, आ जाओ, इधर हटा दिया जाए इसको, ये हटा दें। मेन करंट की वैल्यू नोट कर लिया आपने, किससे निकालोगे। अच्छा, अब जैसा ये चीज़ देखो कि ये आपका मेन करंट है और यह IL है और ये IC है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट करंट होगी वह मेन करंट से ज़्यादा होगी, जो रिजल्टेंट करंट होगी वो मेन करंट से ज़्यादा होगी ना। देखिए, तो इसीलिए कहा जाता है इसको कि यह करंट क्या है, यह करंट एम्पलीफायर, इसीलिए इसका नाम पड़ा है करंट एम्पलीफायर। ओके, चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे इम्पीडेंस की, तो यदि हाँ देखिएगा इम्पीडेंस की बात हो रही थी, तो यदि मैं यहाँ पर इसका इम्पीडेंस लिखूँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सियल, ये भी लिख दिया जाए, यहाँ पर भी लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्सियल लिख सकते हैं। तो जो हमने बोला था कि cos फाई के फॉर्म में लिखना, तो ऐसे और यदि हम यदि हम इसको tan फाई के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या करिएगा, चलिए tan फाई के फॉर्म में भी लिख दीजिए, तो tan फाई 1 बराबर, चलिए क्या है यहाँ पर एक्सेल, यहाँ पर क्या है एक्सेल, यहाँ पर क्या है R आई है ना, तो मेन R है ना। देखिए, तो यहाँ पर क्या है R, इसको भी लिख दीजिए यहाँ पर R, तो क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा एक्सेल
अपॉन आर। तो फाई 1 बराबर क्या हुआ, tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट पे आ जाइए। हमारी हमको tan फाई लिखना है तो क्या करेंगे, तो tan फाई 2 बराबर, हाँ इसके लिए क्या होगा, एक्स सी अपॉन आर। तो एक्स सी अपॉन आर हो गया, या फाई 2 बराबर क्या हुआ, tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। क्लियर हो गया, हो गया। तो ये छोटा टॉपिक है बेटा, पैरेलल एलसीआर सर्किट बहुत ही छोटा सा टॉपिक है यहाँ। हाँ आपका देखे होंगे कि अभी जब पढ़े हुए हैं पीछे पिछला लेक्चर, तो अभी देखे होंगे कि 2 घंटे उसमें लग गए। वह 2 घंटे का लेक्चर है कौन सा, एलसीआर सीरीज रिजोनेंस सर्किट, क्योंकि उसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा था, और मेन इंपॉर्टेंट वही है, न्यूमेरिकल वहीं से आएंगे। यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से एक साल पूछा था जनरेटर का क्वेश्चन पूछा था, न्यूमेरिकल पूछा था APMT में, और वहाँ पर जो जनरेटर से फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जो करंट फ्लो कर रही मेन करंट दिया था ना, मेन करंट की वैल्यू बताना था। और अभी मैं लेता हूँ न्यूमेरिकल, तो मेन करंट का जनरेटर से कितनी करंट ड्रा हो रही है वो पूछा था, और IL और IC दोनों दिया हुआ था, दोनों दिया था, दोनों अपोजिट फेज में है, दोनों अपोजिट फेज में है। लेकिन क्या, चूँकि फाई डिपेंडेंट है, तो फाई डिपेंडेंट है इसलिए वह वेक्टर वाला ला वही। ठीक, चलिए तो फिलहाल अभी यहाँ पर बता दूँ, मैं बताता हूँ अभी। चलो बेटा, तो अब यहाँ पर फाई 2 का मान निकाल दिया आपने। अच्छा, अब बात रही जेड की, तो अब मैं कहूँ कि आपसे Z1 कितना है, तो Z1 का मान कैसे निकालेंगे, अब बताइए क्या करेंगे आप। तो जानते हैं कि Z1 फाई डिपेंडेंट है ना, यहाँ पर फाई लगा दीजिए, फाई लगा दिया। अब क्या करेंगे आप, R प्लस एक्सएल, यानी कि Z1 बराबर, अगर मैं पूछूं क्या हुआ तो पता ना नहीं हम सारा सब कुछ, तो Z1 बराबर क्या करेंगे, R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये Z1 की वैल्यू हो गई। Z2 की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे ही Z2 फाई डिपेंडेंट इक्वल टू R प्लस XC हो गया, या Z बराबर कितना, Z2 बराबर कितना हुआ, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। और XC क्या होता है, एक्सएल क्या होता है, ये आपको अच्छी तरह पता है, ये सब पढ़े हुए हैं पीछे, सब कुछ ये पढ़े हुए हैं। हाँ, अब बात रही कि देखिए IL और IC, तो यह दोनों देखने में एक दूसरे के 90 डिग्री पर भी हो सकते हैं, क्या अपोजिट भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं, 90 डिग्री पर भी हो सकते हैं। तो यदि कहा जाए कि यह I का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि मेन करंट जो होगी वह I वो कितनी होगी, रिजल्टेंट करंट I कितनी होगी, तो कहेंगे कि I फाई बराबर IL प्लस IC। फाई डिपेंडेंट है ना, तो डिपेंड्स ऑन द फाई, मीन्स कि इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है वह इस बात पर डिपेंड करेगा। ओके, चलिए और देखा जाए इसके आगे पॉइंट। यदि I जो मेन करंट सर्किट में बह रही है, और यदि I जो मेन करंट सर्किट में बह रही है वह और फ्रीक्वेंसी के बीच में यदि ग्राफ खींचा जाए, कौन सी फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ खींचा जाए, तब क्या होगा, आइए देखते हैं इसका। मेन करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ, चलिए अभी हटा दें इसको, कोई जरूरत नहीं है अभी इसकी। हो गया, नोट करिए फास्ट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी, करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी, ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी। तो आइए देखते हैं ग्राफ क्या होगा इनके बीच। FI
ग्राफ क्या होगा देखिए, या ऐसे खींच दिया बेटा, दिस विल बी द ग्राफ। ओके, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी, इधर भी आई, ये क्या है, दिस इज द आई, मेन करंट आई जो फ्लो कर रही है। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी, देखिए अब यहाँ पर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी एफ नॉट नाम दे दे, तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर करंट का मान 0 हो जाएगा। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो रही थी, और यहाँ पर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी कि जिस पर करंट का मान 0 हो जाएगा। तो यह इसी फ्रीक्वेंसी के लिए यह रिजेक्टर सर्किट का काम करेगा। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू यहाँ पर घटती है। क्यों? क्योंकि इम्पीडेंस की वैल्यू बढ़ती है, जाहिर सी बात है बढ़ रही होगी। तो देखिए, तो एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, एज frequency increases, as frequency increases, mind here, as frequency increases, value of current in parallel resonance circuit decreases ना, डिक्रीज कर रहा होता है। और एक ऐसी वैल्यू होगी एट ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगा कि एट ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कितना, एफ नॉट, एट ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। ओके, क्या हो जाएगा, इट वर्क्स एट पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, आई बिकम्स 0, आई का मान 0 हो जाएगा। और जिसके लिए आई की वैल्यू 0 होगी, तो फॉर विच आई का मान, जिसके लिए आई का मान 0 हुआ, तो आप कहेंगे कि जिसके लिए आई का मान 0 हुआ मीन्स कि जिसके लिए इम्पीडेंस का मान मैक्सिमम हो गया। तो जिसके लिए आई का मान 0 हुआ, दैट करंट रिजेक्टेड, क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि दैट करंट रिजेक्टेड मीन्स फिल्टर हो जाएगा, वो फिल्टर्ड। तो वो करंट क्या हो जाना है, वो दैट करंट विल बी रिजेक्टेड मीन्स फिल्टर हो जाएगा। ओके, तो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर? पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, नोट द पॉइंट। हाँ बेटा, नोट करिए फास्ट इसको, कर लिया? अब आ जाइए, इसके आगे देखा जाए और क्या पॉइंट है। चले, तो मैक्सिमम पोर्शन हम लोग इस चैप्टर का ना LCR सर्किट, तो ट्रांसफार्मर वगैरह सब कुछ हम लोग पीछे, सब कुछ बहुत ही विधिवत बेटा, बहुत गजब का सब कुछ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना। और यहाँ पर अभी सीरीज यूनियन सर्किट खूब अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल अभी झूम करके होना है। हाँ, पूरा मस्त अभी झूम करके न्यूमेरिकल किया जाए, झूम करके। ओके, हाँ ठीक है, तो खूब यहाँ पर रिवाइज कर लिए। देख लो मैं आपका और कोई टॉपिक यहाँ पर बचा हुआ वगैरह है, क्वालिटी फैक्टर वगैरह सब वहाँ पर तैयार कर लिए। पावर ना, बैंड विथ वगैरह क्या होती है, कुछ भी बचे नहीं। और पावर वगैरह वहाँ पर सब कुछ मैं प्रूफ किया था, निकाला था सब कुछ। पावर फैक्टर वगैरह, ट्रांसफार्मर वगैरह पढ़ चुके हैं आप।
ट्रांसफार्मर वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं बेटा। चलो, तो ये अब सारा टॉपिक देखिए, एलसीआर सर्किट का सारा टॉपिक हम लोग 100% फिनिश कर चुके हैं। कुछ छूटा उटा होगा फिर देखा जाएगा, हाँ फिर देखा जाएगा कुछ छूटा वगैरह होगा। तो सारा टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, 100% पूरे टॉपिक पढ़ चुके हैं। क्लियर? अच्छा, और एक चीज़ बताइए कि वाटरलेस करंट क्या होता है बेटा? व्हाट इज द वाटरलेस करंट? तो अभी दिखाया बताया है वाटरलेस करंट अभी पढ़ चुके हैं, पीछे है अभी जस्ट अभी इससे पहले वाला जो वीडियो है पार्ट 6, तो पार्ट 6 में हम लोग बहुत ही गजब का पढ़े हुए हैं ना, वाटरलेस करंट क्या होती है। तो एक बार थोड़ा सा फिर से बोल दिया जाए, वाटरलेस करंट क्या होता है बेटा? बोलिए जल्दी, वाटरलेस करंट जल्दी बोलिए। वाटरलेस करंट क्या होता है बेटा? यानी कि एक ऐसी करंट, वह करंट तो बहे लेकिन पावर का लॉस ना हो। द करंट which when flow in the circuit, power loss be zero, that current वही करंट क्या कहलाती है बेटा? दैट करंट इज कॉल्ड वाटरलेस करंट। नाम से ही क्लियर है, वाटरलेस करंट। तो अब जानते हो कि ये बनेगा कैसे, है ना? ये बनेगा कैसे? बहुत ही सिंपल सी बात भाई। तो एवरेज पावर लॉस मीन्स एवरेज लॉस ऑफ द पावर पर साइकिल, तो उसे बोलते हैं एवरेज पावर लॉस। हाँ, फार्मूला बोल दीजिए, VRMES इंटू IRMES इंटू, हाँ और बोलो बेटा क्या, कॉस डेल्टा फाई। अच्छा, अब ज़्यादा देखिएगा केस फर्स्ट, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ इस बात को। तो केस फर्स्ट, हाँ इसे दूसरा फार्मूला भी ले दीजिए तो यहीं पर तो पहले। तो दूसरा फार्मूला क्या बेटा? हाफ V0 इंटू I0 इंटू कॉस डेल्टा फाई। ये दूसरा फार्मूला, दोनों एक ही बातें हैं। चलिए, अब हम केस फर्स्ट की बात कर रहे थे। केस फर्स्ट क्या हो सकता है? चलिए इधर देखते हैं। तो नंबर 1, केस फर्स्ट में क्या हो सकता है? लेट कब ओनली एल, तो जानते हो कि डेल्टा फाई बराबर होता है π/2 होता है ना। तो पावर एवरेज पावर लॉस बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि π/2 cos 90 cos 90 पर एवरेज पावर लॉस क्या हो जाना? एवरेज पावर लॉस पर साइकिल क्या हो जाना है? 0 हो जाना है। तो इस समय जो बह रहा होगा, इस समय जो करंट बह रही होगी उसी को क्या कहेंगे? वाटरलेस करंट। इस समय जो करंट बह रही है ना, इसी का नाम है वाटरलेस करंट। केस सेकंड पे आ जाइए, केस सेकंड। चलिए केस 2 नंबर पे चलते हैं। ओनली क्या लिखा है? केस फर्स्ट, लेट ओनली एल इन द सर्किट। यदि इंडक्टर कॉइल केवल सर्किट में है तब वो बात हो गई। यदि देखिए 2 नंबर में क्या कि लेट ओनली सी इन द सर्किट। यदि केवल सर्किट में सी है तब क्या होगा? तो लेट ओनली सी इन द सर्किट। यदि लेट ओनली सी इन द सर्किट तब क्या होगा? तब भी आप जानते हैं ना, लेट ओनली सी मीन्स केवल कैपेसिटर हो इसमें AC सर्किट में, तब क्या होगा? तब भी वही बात, डेल्टा फाई का मान π/2 और पावर एवरेज पावर लॉस कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि कास डेल्टा फाई cos 90 बराबर 0, तो एवरेज पावर लॉस हो गया 0। तो अब जो करंट इस समय बह रही, करंट पूरे परिपथ में बह रही होगी, ये एवरेज पावर लॉस 0 होगा। ऐसे करंट को क्या कहते हैं? वाटरलेस करंट कहते हैं। इसी को वाटरलेस करंट कहते हैं। क्लियर? ओके। हाँ, और कोई सिचुएशन होगा ऐसा? नो, कभी नहीं ऐसा होगा। ठीक, चलिए तो अच्छी तरह से पढ़िए सब कुछ। आइए और आगे पॉइंट 1। हाँ, अब हमने डिस्कस किया था कि चोक कॉइल क्या होता है बेटा। तो चोक कॉइल किस बेस पे काम करता है? इसी बेस पर, वाटरलेस करंट के बेस पर ही काम करता है चोक कॉइल। पीछे डिस्कस कर चुका हूँ।
ना, ये छोटी छोटी बातें सर। तो चोक कॉइल क्या था, जो काम हम लोग का रियोस्टेट में होता है, जो काम हम लोग का रियोस्टेट में होता है, वही जो काम रियोस्टेट करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो वही काम एसी सर्किट में कौन सा करता है, चोक कॉइल। चोक कॉइल किस सिद्धांत पे काम करता है, वाटर करंट के सिद्धांत पे काम करता है। चोक कॉइल का काम क्या है, तो चोक कॉइल का काम क्या है, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है इम्पीडेंस के सर्किट में इम्पीडेंस को कम और अधिक करना। कैसे विदाउट लॉस ऑफ द पावर। क्यों, क्योंकि जानते हैं रिहोस्टेड यूज करेंगे। यदि रिहोस्टेड यूज है तो जो काम हम रिहोस्टेड यूज करते हैं, तो जब रिहोस्टेड यूज करते हैं तो पावर का लॉस होता है। और चोक कॉइल चूँकि प्योर इंडक्टर होता है, इंडक्टर कॉइल को ही चोक कॉइल कहते हैं, तो चूँकि यह इंडक्टर कॉइल होता है इसलिए इसमें पावर का लॉस नहीं होता। क्लियर। चलिए और कोई पॉइंट, तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स हम लोग हो गए बेटा। चलिए अब यहाँ पर एक पॉइंट, हाँ ये चीज़ बताइएगा कि अभी जो हम लोग का LCR सर्किट था, LCR सर्किट, तो LCR सर्किट में ऑसिलेशन किस टाइप का था, हाँ अभी डिस्कस किया हूँ लास्ट वीडियो में, जस्ट अभी पढ़ करके यहाँ पर आप पहुँचे होंगे। 7 नंबर पढ़ रहे हैं तो 6 नंबर जरूर पढ़े होंगे ना। तो चलिए, तो LCR सीरीज रेजोनेंस सर्किट में ऑसिलेशन कैसा था, बोलिए जल्दी। फोर्स्ड ऑसिलेशन। कैसा ऑसिलेशन था, फोर्स्ड ऑसिलेशन। और उसका इक्वेशन लिखे हुए थे, क्या था उसका इक्वेशन, याद आ रहा है आपको, हाँ लिखिए जल्दी। क्या था वहाँ पर कैसे आप लिखे थे, VL प्लस VC प्लस, हाँ ऐसे लिखे थे कि VL प्लस VR प्लस VC इक्वल टू क्या आया था, नेट वोल्टेज V0 साइन ओमेगा टी, ये लिखे थे ना। अब ये किसका इक्वेशन है, चलिए अभी और थोड़ा सा लिख दूँ। चलिए VL को क्या लिखे थे, याद करिए जल्दी, L di/dt लिख सकते हैं, प्लस VR कितना था बेटा, R VR में पोटेंशियल RI लिख सकते हैं। VC कितना लिख सकते हैं, Q/C हो ना, Q/C लिख सकते हैं, बराबर क्या, बराबर V0 साइन ओमेगा टी। हो गया। चलिए अब जा देखिए, अब I को क्या लिख सकते हैं, हाँ I को देखिए, तो अभी I के फॉर्म में है, और देखिए तो ये VL, अब I के स्थान में क्या लिख सकते हैं, हाँ जल्दी बोलिए, I के स्थान में क्या लिख सकते हैं आप, dq/dt, I के स्थान पर लिख सकते हैं dq/dt, तो VL बड़ा L इंटू di/dt RI। अच्छा, और I के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, dq/dt, यहाँ पर लिख सकते हैं ना, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर और क्या था हम लोगों का कि Q के फॉर्म में इसको हमको लिखना था, तो d/dt I बराबर ऐसे लिख दिया जाए कि L d/dt, ठीक, और I के स्थान पे खुद ही होता है dq/dt, देखिएगा dq/dt है ना बेटा, ऐसे है। चलिए जैसा यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, I के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, dq/dt। चलिए और बोलिए, यहाँ पर Q तो है ही, तो Q/C लिख सकते हैं, इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी। ओके। अच्छा अब जैसा देखिए, एक किसका इक्वेशन है, चलिए थोड़ा एक लाइन और इसको लिखिए, L d/dt² प्लस यहाँ पे क्या हो गया, R dq/dt प्लस Q/C इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ओके, तो ये किसका सवाल था ये हमारा, कि ये पीछे डिस्कस किया हूँ पिछले वाले ना टॉपिक में, पिछले वाले लेक्चर में, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मैं ये बार फिर यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज करा रहे थे बस, कि L d/q/dt² प्लस सो मच, ये किसका इक्वेशन है, देख बताइए जल्दी, हाँ जल्दी बोलिए बेटा, किसका इक्वेशन है, बस याद होगा, अभी पीछे पढ़ के आए हो, किसका इक्वेशन है, अरे भाई यही तो है, फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या है यह, फोर्स्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन है, मीन्स कि सीरीज रिजोनेंस, देखिए LCR सीरीज रिजोनेंस सर्किट
LCR सीरीज रिजोनेंस सर्किट में क्या होता है, तो फोर्स्ड ऑसिलेशन होता है। क्लियर? हाँ, अंडरलाइन करिए, नोट करिए। मैं यहाँ पे एक और लाइनें लिखनी है कुछ। हो गया? नोट इट। आइए अब जानते होंगे कि, आइए यहाँ पर लिख दिया जाए। जानते होंगे आप, वेव में आप पढ़े हुए हैं डैम्प ऑसिलेशन, पढ़े थे ना? वेव में पढ़ चुके हैं आप डैम्प ऑसिलेशन। फिर वहाँ पर पढ़े हैं मेंटेन्ड ऑसिलेशन क्या होता है, डैम्प ऑसिलेशन क्या होता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है, सब कुछ ऑलरेडी अब पढ़े हुए हैं। तो यदि मैं कहूँ कि वेव में फोर्स्ड ऑसिलेशन, जहाँ पर डैम्पिंग चैप्टर पढ़ाए हैं, तो मैं कहूँ आपसे कि फोर्स्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन क्या होता है, तो याद करिए कि वहाँ पर आप क्या लिखे थे। चलिए वाह, मैं कहाँ पे लिख दूँ, चलो ऊपर की लाइन मैं हटा दे रहा हूँ, 2 लाइनें मिटा दूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अब आ जाइए। तो इन वेव ऐसे कर दो कि इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन क्या था बेटा, याद करिए, m d/x/dt², याद आ रहा है, प्लस b dx/dt, ओके, प्लस kx = f0 sin ω t। ये था इक्वेशन, आप वेव में पढ़े थे ना? अंडरलाइन करिए इस लाइन को, ये आप पढ़ चुके हैं वेव में। आपको मैं डैम्प वाले चैप्टर में बेटा ये पढ़ा चुका हूँ, और वहाँ पर हम लोगों ने सारी फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ उसका निकाले हुए थे। बस यहाँ हम क्यों लिख रहे हैं, तो यहाँ मैं केवल आपका कंपेयर कर रहा हूँ वहाँ से। देखिए बहुत ही साफ है, यदि कंपेयर किया जाए दोनों इक्वेशन का, कंपेयर, ये कौन सा है इक्वेशन बेटा, इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो यह मैकेनिकल फोर्स ऑसिलेशन हो गया ना, ये क्या हो गया, मैकेनिकल फोर्स्ड ऑसिलेशन हो गया। अब ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो जब कहे इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑसिलेशन तब ये इक्वेशन है, जब कहे कि मैकेनिकल फोर्स ऑसिलेशन तब ये इक्वेशन है। यदि हम दोनों का कंपेयर करें तो जो चीज़ हमारे मैकेनिकल फोर्स ऑसिलेशन में जहाँ m होता है वहाँ इसमें l होता है। मीन्स कि m इज द एनालॉग ऑफ क्या, l, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, जहाँ पर डैम्पिंग फैक्टर था तो शार्पनेस वगैरह पीछे बहुत गजब का बेटा एपिसोड है, पार्ट 6, जम करके वहाँ पर सब पढ़ डालिए। देखिए अब यहाँ पर और क्या है, माइंड हियर, कि जो यहाँ पर डैम्पिंग इशू, बी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स्ड ऑसिलेशन में हम लोग इसको डैम्पिंग फैक्टर कहते हैं ना, बी को, तो बी को हम लोग कहते हैं डैम्पिंग फैक्टर। तो जहाँ पर डैम्पिंग फैक्टर है वहाँ पर हमारा क्या है, आर, मीन्स कि बी इज द एनालॉग ऑफ आर, ओके, ये एल। अब देखिए, अब यहाँ पे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा नोट करने वाला वहाँ पर पॉइंट है। देखिए क्या यहाँ पर नोट करने का पॉइंट है कि हम लोग कहते थे कि एल जो है सेल्फ इंडक्टेंस, किसी कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, तो हम लोग कहते थे कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है बेटा, तो सेल्फ इंडक्टेंस इज द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। आप जानते हैं कि मैकेनिक्स में, आप जानते हैं क्या, मैकेनिक्स में जानते हैं कि इनर्शिया कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। और इस मास को क्या कहते हैं आप, मास इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया पोजीशन है ना, और इनर्शिया ऑफ मास क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया पोजीशन। न्यूटन मैकेनिक्स में मास के स्थान पर आ रहा है इंडक्टेंस L, इसका मतलब कि L क्या है,
इनर्सिया। कैसी इनर्सिया? इलेक्ट्रिकल इनर्सिया। तो यही रीजन था कि क्यों इंडक्टेंस को, सेल्फ इंडक्टेंस को इलेक्ट्रिकल इनर्सिया बोला गया, यही रीजन था। कंफर्म हो गए? क्लियर हो गए? अब रेजिस्टेंस को, शार्पनेस डिपेंड करती है, शार्पनेस तो जानते हैं कि शार्पनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी फैक्टर। बोलिए जल्दी, शार्पनेस किन किन बातों पे डिपेंड करती है? शार्पनेस डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा शार्पनेस उतनी ही अच्छी होगी। बैंड विड्थ, देखिए अब एक चीज़ यहाँ पर, शार्पनेस प्रोपोर्शनल टू क्यू है ना। अगला बोलिए, शार्पनेस क्या? प्रोपोर्शनल टू, शार्पनेस प्रोपोर्शनल टू किसके? शार्पनेस प्रोपोर्शनल टू 1 बैंड विथ। क्लियर है ना? 1 बैंड विथ शार्पनेस। अब क्यू बराबर कितना आया था, याद आ रहा है? कितना आया था क्यू बराबर? 1/r √L/c। सीधी सी बात है कि शार्पनेस किन किन बातों पर डिपेंड करती है। आप यहाँ से सारे आंसर दे सकते हैं। शार्पनेस सब कुछ पीछे एपिसोड में सब कुछ है, गजब का है, वहाँ पर सब कुछ वहाँ पे देखेंगे। फिर हाँ, वहाँ पर जा करके पार्ट 6 जस्ट पीछे वाले वीडियो में अच्छी तरह पढ़ डालिए सब कुछ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर आ जाइए, डैम्पिंग फैक्टर। तो यही था डैम्पिंग फैक्टर, यानी कि आर का मान जिसमें ज़्यादा होगा, ये डैम्पिंग फैक्टर है। तो डैम्पिंग ज़्यादा होगी, और डैम्पिंग ज़्यादा होगी तो शार्पनेस कम होगा। जिसमें आर का मान कम होगा, तो यहाँ से भी दिख रहा है, जिसमें आर का मान कम होगा उसका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा। क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा तो शार्पनेस ज़्यादा होगी। देखिए वही चीज़ यहाँ पर। अब बात रही कि के क्या था, वहाँ पर? तो के को वहाँ पर कहते थे कांस्टेंट, था ना। जैसे मान लीजिए कि स्प्रिंग है, लोडेड स्प्रिंग है, कोई स्प्रिंग है, मास से अटैच है, तो वहाँ हम कहते थे फोर्स कांस्टेंट कहते थे। तो जैसे वहाँ पर फोर्स कांस्टेंट था के, तो यहाँ पर देखिए क्या आया उसके जगह पर, उसी जगह पर आया है सी। इसका मतलब ये हुआ कि यस माइंड हियर, यहाँ आया सी 1/c, यानी कि के फोर्स कांस्टेंट इज द एनालॉग ऑफ सी। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके नीट में IIT में पूछ दिया कि जो फोर्स कांस्टेंट होता है स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, तो स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज एनालॉग टू द इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। यस, 4 ऑप्शन दे दे, ABCD, किसे मारेंगे? पहला ऑप्शन L, दूसरा ऑप्शन 1/L, तीसरा ऑप्शन C, चौथा ऑप्शन 1/C। मार दीजिए जो अच्छा लगे। 1/C अच्छा लग रहा है 1/C अच्छा लग रहा है। इसके पहले अच्छा लगता था नहीं? क्या मारते? समझ में ही नहीं आता कि पूछ क्या रहा, यही नहीं समझ में आता कि पूछ क्या रहा। 5 साल तैयारी करने बाद, 7 साल तैयारी करने के बाद ABCD नहीं आती फिजिक्स लोगों को ना, तो यू आर लकी। पढ़ रहे हैं P100 फिजिक्स। मैं STP सर, कई हजार डॉक्टर्स बनाने वाला STP सर, पहली बार ऑनलाइन। ओके, मस्त होके पढ़िए। ओके बेटा, तो K = 1/C। अब जैसा देखिए और कुछ, हाँ अब एक बात और, जहाँ ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मज़ेदार बात देखो बेटा, जहाँ पर x है वहाँ पर q है। जहाँ पर इस इक्वेशन में देख रहे हो x है वहाँ पर हमारा q आ रहा है, हर जगह आया है ना। यहाँ पर ज़रा देखो, यहाँ पर आया है kx, यहाँ पर आया है हमारा क्या, q/c आया हुआ। नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट इज q। चलिए बोल दीजिए q को क्या कहोगे, जल्दी बोलो फटाफट, q को क्या कहिएगा, जल्दी बोलिए। हाँ बोलो बेटा जल्दी, मैं इतना साफ कर दूँ इसको। जल्दी बोलो। बोला कुछ नहीं? बोले, इंतजार कर रहे, मैं बोल दूँ तब बोलोगे ना। हाँ चलो जल्दी बोलो। एक्स क्या है बेटा? एक्स इज द मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ कहोगे इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ है मैकेनिकल। नाम याद करो, ये इलेक्ट्रिकल है, ये मैकेनिकल है, दोनों ऑसिलेशन है, दोनों फोर्स्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल हैं। या मैकेनिकल फोर्स्ड ऑसिलेशन है, इलेक्ट्रिकल फोर्स्ड ऑसिलेशन बेटा। तो यहाँ पर एक्स क्या है? मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? क्यू। व्हाट इज द फिजिक्स? दिस इज द क्यू। क्लियर? तो राइट देयर। अगला पॉइंट अब चलो लिखो कि डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख दो, पूरा नाम लिख दो, डिस्प्लेसमेंट क्या? एक्स एनालॉग टू द क्यू। हाँ चार्ज, यानी कि चार्ज हमारा एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट है। हाउ मच?
हाँ, हाउ मच फैंटास्टिक पॉइंट कि जो हमारा चार्ज है वह हमारा एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट है। मीन्स यदि हम कंपेयर कर रहे हैं तो देखो जहाँ डिस्प्लेसमेंट आता है वहाँ हमारा चार्ज आता है, तो चार्ज इज द इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट। और ऐसे नाम क्यों दिया गया? नाम इसलिए दिया है कि आखिर डिस्प्लेसमेंट किसका होता है? चार्ज का ही ना करंट होता है, चार्ज का ही ना डिस्प्लेसमेंट होता है, और चार्ज के डिस्प्लेसमेंट से करंट प्रोड्यूस होती है, तो चार्ज के डिस्प्लेसमेंट से करंट प्रोड्यूस होती है। फैंटास्टिक। चलिए और कुछ बचा है अभी? हाँ, आ जाओ, थोड़ा आगे बढ़ते रहिए। क्यों तक पहुँच गए बेटा? अब सवाल है वी नॉट क्या है? वी नॉट क्या है? तो देख लो, यहाँ पर देख रहे हो वी नॉट क्या है? यहाँ पर क्या लगा हुआ है? फोर्स। ये कौन सा फोर्स था? फोर्स्ड ऑसिलेशन, तभी ना फोर्स ऑसिलेशन होता है। यहाँ पर एक पीरियाडिक फोर्स होना चाहिए, यानी कि कहीं पर भी कोई भी इक्वेशन यदि आपको दिया गया 3 पार्ट उसमें होने चाहिए। ध्यान देना बेटा, यहाँ कि यार सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है यार, तो देखना यहाँ टू, तो यहाँ पर 2 है, या सिंगल पावर है, ये डबल पावर यहाँ पर D2 है, फिर देखो सिंगल पावर बेटा, सिंगल पावर 0 कुछ भी नहीं है, देख रहे हो ना यहाँ पर, यानी D के साथ D नहीं है यहाँ पर, यानी कि D पर 0 हो गया, देख रहे हो? तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, D पर देखो, D पर 2, D पर 1, D पर 0, D है ही नहीं तो 0। ओके, तो इसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। तो ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। और जब भी कभी ऐसा कोई हो, तो एक साल तो तुम्हारे एग्जाम में पूछा था, AIPMT में केवल ये पूछा हुआ है, 4 इक्वेशन दे दिया है, और 4 इक्वेशन दे करके पूछा था कि विच वन इज द इक्वेशन ऑफ द फोर्स्ड ऑसिलेशन। पता ही नहीं हाँ, तो विच इज द इक्वेशन ऑफ द फोर्स्ड ऑसिलेशन देख करके मारना था क्या? राइट हैंड में बराबर के बाद राइट हैंड में एक फोर्स होना चाहिए जो पीरियाडिक फोर्स हो। पीरियाडिक कैसे समझोगे? साइन ओमेगा टी है, और साइन ओमेगा टी का मान जानते हो, साइन कर्व आती है, तो ये पीरियाडिक फोर्स है, एक पीरियाडिक फोर्स है। और उसकी जो पीक वैल्यू है उस पीरियाडिक फोर्स की वो कितनी है? तो जो उसकी पीक वैल्यू बेटा, जो उसकी पीक वैल्यू है वो कितनी है? तो उसकी पीक वैल्यू देख रहे हो कि F0 है। पीक वैल्यू इसकी कितनी है? पी वैल्यू इसकी F0 है। इसका मतलब ये हुआ कि F0 के स्थान पर क्या लिख दिया जाए? बोलिए जल्दी फटाफट। F0। तो चलिए यहाँ पर लिखा जाए, आ जाओ इधर ले लिया जाए। हाँ, एनालॉग ऑफ द F0। चलिए कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो F0 ले लीजिए। तो जहाँ पर हमारा मैकेनिकल में आता है F0, जहाँ पर हम लोग का मैकेनिकल में आया था क्या? F0, तो वहाँ पर देखो क्या आ रहा है इसमें आ रहा है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू किसके? V0। और इसको कहते थे हम लोग ड्राइवन फोर्स बोलते थे इसको ना। तो जो काम वहाँ पर देखो, तो मैकेनिकल फोर्स ऑसिलेशन में जो काम फोर्स करता है वही काम यहाँ पर हमारा वोल्टेज करता है, V0 करता है। और ये क्या है? फोर्स का पीक वैल्यू था, यहाँ पर भी हमारा वोल्टेज का पीक वैल्यू है जो अप्लाई किया गया था। वहाँ पर फोर्स अप्लाई किया गया था, यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया गया है। तो ये है इसका मैकेनिकल फोर्स ऑसिलेशन, और ये है इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑसिलेशन। ये किस में था? LCR रिजोनेंस सर्किट में था, सीरीज रिजोनेंस सर्किट। LCR सीरीज रिजोनेंस सर्किट हो गया। कंपेयर कर लिए सब, फर्स्ट क्लास। चलो बेटा, अब वहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी निकाला था, कुछ निकाला था ना, याद करिए कि इसको सॉल्व किए थे तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, याद करिए वहाँ पर, और यहाँ पर तब फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। तो सॉल्व करना पड़ेगा ना इसको। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व किए थे, ये याद आ रहा होगा तो याद करिए। यदि याद आ रहा हो तो याद करिए फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी बेटा वहाँ पर, एम्पलीट्यूड कितना आया था, फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी वहाँ पर, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। हो गया? चलिए नोट करिए पहले इसको। मैं यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड आपको याद है, इस इक्वेशन का एम्पलीट्यूड कितना आया था? चलिए मैं बताता हूँ आपको, पहले नोट कर लीजिए इसको, नोट करके मैं आगे बताऊँ। नोट फास्ट। हो गया? नोट करिए, अच्छी तरह से नोट करिए, मैच करिए इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को। चलिए अब आइए देखा जाए अगला पॉइंट। यहाँ पर क्या था? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई हुई थी? तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी नहीं, उसका एम्पलीट्यूड कितना आया हुआ था बेटा? तो एम्पलीट्यूड था उसका ए, इसका एम्पलीट्यूड ना, A इक्वल टू F0, और बोलिए F0 याद है आपको? अंडर रूट बेटा, अंडर रूट क्या था? M स्क्वायर। हाँ, इसका वैल्यू आया था बेटा M स्क्वायर ओमेगा D स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा
डी स्क्वायर और क्या था ना, डी पूरे का स्क्वायर, क्या था बेटा, पूरे का स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर, और था इसका वैल्यू ओमेगा नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर। दिस वाज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। याद करिए, था कि नहीं, था ना। अब मैं यदि कहूँ आपसे, हाँ अब यह ओमेगा डी ध्यान देना बेटा, ये ओमेगा 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 नॉट ओमेगा, तीन चीज़ें आ रही ना, देखिए ओमेगा ओमेगा नॉट, तो ये हमारा हम लोग का कौन सा है, ओमेगा ओमेगा डी पहले क्या था, यहाँ पर देखिए जो ये वाला फोर्स होता है ना, ये ओमेगा, इसके जो ओमेगा है यही ओमेगा डी होता है इसका। और ओमेगा नॉट जानते हैं, ओमेगा नॉट क्या था, वो पीक वैल्यू थी इसकी, ओमेगा नॉट की रिजोनेंस वाली वैल्यू थी जिस पर रिजोनेंस था। और ये किस आता है कि ये क्या होता है, अप्लाइड होता है और ये नेचुरल होता है। तो यह नेचुरल, ये अप्लाइड की पीक वैल्यू थी। और ओमेगा देखिए, ओमेगा डी क्या था बेटा, तो ये जो फोर्स है ना, फोर्स ऑसिलेशन है, तो जो फोर्स अप्लाई किया गया उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। चलिए अब यदि हमको इसी बात को, इसी इक्वेशंस को, एम्पलीट्यूड को अब तो यहाँ पर निकालना, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, ए बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड मीन्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम चार्ज। अरे भाई यहाँ एम्पलीट्यूड लिखते हो ना, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होता है, कहीं पर भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मैकेनिकल में। तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, चार्ज, यानी कि यहाँ हम क्या लिखेंगे, चार्ज बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए बहुत साफ साफ बिल्कुल ही, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी नॉट वोल्टेज, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओमेगा, तो ऐसे ही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे। ओके, अभी इस पर न्यूमेरिकल आएगा, ये जो टॉपिक हम लोग का है, तो अभी इस पर न्यूमेरिकल आएगा। अभी न्यूमेरिकल में हम लोग लिया जाएगा, उस वैल्यू को लिया जाएगा, कैसे लिखा जाता है और क्या उसकी वैल्यू आती है ना, उसका क्या कैसे उसको यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में, अभी हम लोग लेंगे। लेकिन ये लाइन तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, याद भी होगा आपको, ठीक, हाँ नोट कर लीजिए सारी बातें। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाँ लगभग 100% हम लोग क्या कर चुके हैं, इसको फिनिश कर चुके हैं, किसको, LCR सर्किट। तो LCR में हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, केवल R रहता है तो क्या होता है, फिर देखा कि केवल L होता है तो क्या होता है ना, पूरा डिटेल, फिर अकेला C होता है तो क्या होता है ना, फिर अकेला फिर RL होता है तब क्या है, फिर RC है तब क्या है, और फिर RLC है तो क्या है, RLC भी में एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। क्लियर, चलिए हाँ ये हो गया पॉइंट। चलिए अब पीछे एक जगह पर हम लोग एक बात और थोड़ा सा छूटा हुआ है, तो आइए थोड़ा सा उसको बता दूं, और तब फिर हम लोग स्टार्ट किया जाए न्यूमेरिकल्स इसके बाद। देखिए, तो अब बात रही कि यदि डैम्पिंग बहुत ही कम है, डैम्पिंग नेग्लिजिबल है, क्लियर, तो फ्रीक्वेंसी सीरीज में कितनी आई थी, सीरीज में फ्रीक्वेंसी आई थी F = 1/2 पाई √LC, ये था सीरीज में। तो लेट डैम्पिंग इज 0, यदि डैम्पिंग 0 है, डैम्पिंग बहुत ही कम है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी हमारे इसमें भी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी F = 1/ वही होगी 2 पाई √LC, वही फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि जो वहाँ पे था वही यहाँ पर होगा ना। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो यह इक्वेशंस बदलेगा, क्या बदलेगा, अभी हम लोग न्यूमेरिकल में लिया जाएगा, देखा जाएगा कि अभी क्या बदलेगा। हाँ एक पॉइंट बता रहे थे आपको,
एक पॉइंट बता रहे थे कि जो हमारा LCR सर्किट था तो हम लोगों ने वहाँ पर जैसे मान लें कि यहाँ पर आपको 10 फाई का मान बताना था, तो 10 फाई की वैल्यू क्या आई थी, तो एक इक्वेशन हम लोग लिखे हुए थे वहाँ पर, याद करिए, ये था, एक ये था, एक ऐसे था ना। तो यही हमारा वैल्यू था 10 फाई। यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर आया था XL माइनस XC RLC सीरीज रिजोनेंस में। तो ये लाइन हम लोग वहाँ पर, ये छूटा हुआ लाइन था, हम लोग इस लाइन को बनाए नहीं थे वहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। तो ये R है, ठीक है, ये था हम लोग का पॉइंट। या मैं कहा जाए कि वहाँ पर ऐसा मैंने XC था, सब बना हुआ है, यही केवल पॉइंट छूटा हुआ था वहाँ पर। तो याद आ गया अभी। तो 10 डेल्टा फाई बराबर क्या हुआ ना, 10 डेल्टा फाई बराबर क्या हुआ, तो क्या हुआ 10 डेल्टा फाई बराबर, देखिए XL माइनस XC अपॉन R हुआ ना, 10 फाई बराबर, अच्छा, या डेल्टा फाई बराबर क्या हुआ, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, ऐसे लिख सकते हैं। या यहाँ पर हम लोग भी लिख सकते थे ना, क्या, VL माइनस VC, और इस पे क्या था, इस पे क्या था, इस पे था हम लोग का VR, तो हम लोग ये भी लिख सकते थे क्या, कि tan डेल्टा फाई बराबर VL माइनस VC अपॉन VR, ये भी लिख सकते थे। ओके, तो सारी बातें हो चुकी थी। ये पॉइंट हम लोगों का, एक ग्राफ केवल हम लोग वहाँ पर छूटा हुआ था, तो इसलिए मैं यहाँ पे बना दिया बेटा। हाँ, फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग के साथ होगी तब, और क्या होगा, और प्लस न्यूमेरिकल। तो हम लोग अभी तुरंत लेते हैं आफ्टर द ब्रेक। अब यहाँ पे बेटा तो मैक्सिमम चीज़ है, पूरा थ्योरी LCR की पूरी थ्योरी, हम तो अभी सोचे कि अभी और होगा, लेकिन देखें तो सब कुछ मैक्सिमम हो चुका है। हाँ, कुछ बातें जो भी रह गई होंगी तो अभी अगला जब न्यूमेरिकल स्टार्ट किया जाएगा तो वहाँ पर ले लिया जाएगा जो भी छूटा होगा। तो 100% थ्योरी आपकी LCR की पूरी हो गई। और ये पार्ट था AC अल्टरनेटिंग करंट, पार्ट था यह 7। अब आने जा रहा है तुरंत अभी पार्ट 8 स्टार्ट होने जा रहा है LCR का न्यूमेरिकल। आप जानते हैं कि इस चैप्टर से अभी इसी साल यानी कि 2021 नीट 2021 में 4 क्वेश्चन आया हुआ है एक चैप्टर से। तो आप यदि पूरा वीडियो पढ़ चुके हों यहाँ तक, यानी कि नंबर 6 तक, और नंबर 7 तो अब पढ़ रहे होंगे इस समय आप, तो नंबर 6 तक अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे, नंबर 7 पढ़ चुके, तो अब इसके आगे 2 पार्ट या 3 पार्ट जो भी आवे, तो 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, यानी मान के चलिए मिनिमम 3 से 4, तो 4 पार्ट अभी लगातार ना बैक टू बैक जस्ट ना आने जा रहा है न्यूमेरिकल। क्यों, इसलिए मैं बीच में न्यूमेरिकल ले लिया हूँ ना, जहाँ न्यूमेरिकल पार्ट है उसे रोक दिया हूँ। तो मैं इसीलिए, जैसे कि अभी पैरेलल यूनियन सर्किट में आई कैसे निकालेंगे, जनरेटर का कैसे निकालेंगे, तो मैं देखेंगे कि मैं वहाँ पर बोला हूँ लेकिन रोक दिया हूँ, सॉल्व नहीं किया हूँ। तो अभी इसके बाद अब सारे न्यूमेरिकल्स में ले जा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के जो भी कुछ आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने ईमानदारी से पूरा पढ़ा है यह पार्ट 6 तक, और पार्ट 7 इस समय भी पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, 2 बार 3 बार 4 बार अच्छी तरह वीडियो को पढ़ चुके हैं, अब आप आगे जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस और क्या है पीछे, तो इस मैग्नेटिज्म का देख रहे होंगे कि ये चैप्टर का वीडियो एक ही साथ आ रहा है, क्योंकि प्लेलिस्ट नहीं बना हुआ है, तो सभी वीडियो एक ही पास हैं, तो इसलिए पढ़ने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। मैग्नेटिज्म है तो मैग्नेटिज्म के सारे एक जगह, EMI के सारे एक जगह, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के सारे वीडियो एक जगह, LCR के सारे वीडियो एक जगह। अब ये चूँकि यहीं तक है LCR, इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके बाद शुरू होता है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन बैक टू बैक मैं अभी तुरंत आपको देने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स ना, न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही करीब है, तो न्यूमेरिकल्स मैं लेने जा रहा हूँ तुरंत न्यूमेरिकल। तो बहुत ही ज़बरदस्त मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, कम से कम 3 लेक्चर 4 लेक्चर में केवल न्यूमेरिकल का होगा, 3 से 4 लेक्चर ओनली न्यूमेरिकल्स का होगा। तो ये पूरी थ्योरी यहाँ तक तैयार हो 7 नंबर तक, कम से कम 4 बार वीडियो को देखिएगा ईमानदारी से, नोट्स बना लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, सब याद रहेगा, ताकि मैं न्यूमेरिकल कराऊँ तो कहीं बीच में ये ना दिमाग में आए कि कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, क्यों हो गया। चाहे वह क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो तो मैं थ्योरेटिकल भी कराऊंगा बोर्ड पर, मैं
थ्योरेटिकल भी कराऊंगा और न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो सारे क्वेश्चंस मेरे पास क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, तो मैं अभी कराने जा रहा हूँ उसका। क्लियर? आप जल्दी से रिवाइज कर लिए पीछे का सब कुछ रिवाइज करिए। तो ये था आज का एपिसोड। फिलहाल मैं यहीं तब रोक देता हूँ और आगे अब इसके बाद में ना, अभी आफ्टर द ब्रेक फिर मिलता हूँ और नाम होगा टॉपिक का अल्टरनेटिंग करंट पार्ट 8, 8वां पार्ट, न्यूमेरिकल समझ आइएगा तुरंत उसी को देख करके। तो न्यूमेरिकल तो पार्ट 8 न्यूमेरिकल्स, पार्ट 9 न्यूमेरिकल्स, पार्ट 10 न्यूमेरिकल्स, पार्ट 11 न्यूमेरिकल्स, ऐसे करके अभी आने जा रहे हैं। सारे न्यूमेरिकल मैं जब दूंगा तो पहले अपना एक बार सॉल्व करिएगा, एक बार करिएगा, कोशिश करिएगा, तब फिर वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा, तभी सीख पाइएगा। केवल नकल नहीं करिए, बस उसको पहले क्या करिए, पहले एक बार मैं क्वेश्चन दूँ तो वहीं पर वीडियो को रोक दीजिएगा, वहाँ पर रोक करके पहले उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, पहले रोक करके उसको सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और तब उसके बाद में सलूशन देखिएगा, तब फिर देखिएगा कि अपनी गलती कहाँ पर हुई। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, यही रोकता हूँ अभी जस्ट आफ्टर द ब्रेक, फिर मिलते हैं।